तो सबसे बड़े सवाल जो इस ऑपरेशन से जुड़े आपके जहन में उठ रहे होंगे, अब जरा हम इनका जवाब लेने का भी प्रयास कर रहे हैं। और एक्चुअली देर रात से, बल्कि रात 12 बजे से लेकर अब तक इस ऑपरेशन सिंदूर की हर एक बारीकी पर नजर रखे हुए IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। रविकांत मित्तल सर, सबसे पहली बात यह कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य जन भावना के अनुरूप था, लेकिन इसका लक्ष्य, इसका टारगेट, यह आपको क्या लगा? देखिए पुनीत, मैं ये कहूँगा कि ये जो पूरा ऑपरेशन था, ये बताता है कि भारत कितना जिम्मेदार देश है। क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई बहुत जोश में है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी लिख रहा है, लेकिन IBC 24 अपने दर्शकों को ये बताना चाहता है कि आखिर ये ऑपरेशन क्या था और किस सोच समझ के साथ ये किया गया, और किस तरीके से ये बताता है कि भारत ने अपने पूरे प्रतिशोध को लिया भी, बदला भी लिया, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ लिया। तो मैं पहले अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो था, एक ये मिसाइल बेस्ड एयर स्ट्राइक था, जो कि केवल आतंकवादियों के ठिकानों के ऊपर निशाना लगाया गया था, उनको नष्ट करने के लिए किया गया, जिसको हम आर्मी की भाषा में या फौज की भाषा में प्रिसीजन मिलिट्री स्ट्राइक कहते हैं। मतलब कि जिस निशाने पर हमारी आंख है उसी को हमने मारना है, उसके अलावा इधर उधर हमें किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है। जिस तरीके से समझ लीजिए कि मछली की आंख को छेदा गया था अर्जुन के द्वारा, उसी तरीके से ये दूसरा जो इसमें यह है कि ये कोई एयर टू एयर कॉम्बैट नहीं था कि हवाई जहाज हमारे अंदर घुस गए, वहाँ से मारा। ये एयर टू सरफेस स्ट्राइक हमने किया, कि मतलब जहाज आसमान में होते हैं हमारे फाइटर प्लेन, उन पे ये मिसाइल लैस थी और उसको हमने ज़मीन पर उससे स्ट्राइक किया, और केवल उन्हीं निशानों पर किया जिनको हम करना चाहते थे, और वो निशाने थे आतंकवादियों के ठिकाने। इसके बाद हमने इसमें जो मिसाइल यूज़ की, दो चीज़ हमने इसमें यूज़ की। एक, हमने स्कैल्प मिसाइल यूज़ की। स्कैल्प मिसाइल एकदम टारगेटेड प्रिसीजन मिसाइल मानी जाती है, जो कि दुश्मन के रडार में नहीं आती। उसकी स्पीड होती है, जाके जिस ठिकाने पे उसे छोड़ा जाए वहीं जाके वो फटती है। और हमर बम हमने उसमें यूज़ किए। हमर बम एक साथ कई मल्टीपल ठिकानों पर हमला कर सकते हैं, जैसे कि बहावलपुर में मसूद अजहर के मदरसे पर हमर बम छोड़ा गए और 4 मिसाइल छोड़ी गई, जिससे कि एक साथ में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सामने वाले का। और ये मिसाइल हमने कैसे छोड़ी, यह बम हमने कैसे छोड़े? ये हमने छोड़े रफाइल फाइटर से, जो हमारे प्लेन है रफाइल, जो हमने फ्रांस से लिए हैं, उनके द्वारा हमने इन मिसाइलों का हमला किया। इस बार हम घर में घुसे, मतलब हमने कहते हैं घर में घुस के मारा। हम पाकिस्तान की सीमा हमने क्रॉस नहीं की, हमने घुस के नहीं मारा, लेकिन मिसाइल से हमने घुसाकर वहां पर हमला किया। तो हमारे जो प्लेन थे वो अपनी एयर स्पेस में सीमा में रहे, उन्होंने एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन जिन निशानों पर हमें निशाना लगाना था वहां हमने मारा। इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया कि किसी भी पाकिस्तान के जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हैं या उनकी फौज जहां पर रहती है, या कोई भी ऐसा जो कि केवल आतंकवादी अड्डों के अलावा कोई हमारे निशाने पर नहीं था, और हमने पूरा ध्यान रखा कि किसी भी ऐसी जगहों पर हम हमला ना करें। तो बिल्कुल रवि जी, आपने पूरी इनसाइड स्टोरी हमें समझाई, क्योंकि अभी तक यही कहा जा रहा है कि नया भारत है, घर के अंदर घुसकर मारेगा, लेकिन आप बता रहे हैं कि हमने पूरा मिसाइल ऑपरेटेड इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 9 ठिकानों का नाम लिया जा रहा है, जैसे कि मुरीद के, मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, कोटली, वो तमाम इलाके हैं। तो इन ऑपरेशन के लिए इन 9 ठिकानों को ही क्यों चुना गया? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि भाई ये आखिर 9 ठिकाने क्यों चुने गए। देखिए, ये हमारा ये ऑपरेशन क्यों था, क्योंकि हमें पहलगांव का बदला लेना था। पहलगांव में हमारे निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। किसने मारे थे? आतंकवादियों ने मारे थे। आतंकवादी किस ग्रुप से जुड़े हुए थे? जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तौयबा। अब लश्कर-ए-तौयबा, अब ये आतंकवादी जो ये संगठन है, जो जहाँ पे ये ऑपरेट करते हैं, जहाँ पर ये लोगों को रिक्रूट करते हैं, आतंकवादी बनाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, ये 9 जगह वही हैं जहाँ पर हमने हमला किया है। तो जो भारत का जो लक्ष्य था, जो आपने पूछा, वो था जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तौयबा जैसे जो आतंकवादी जो संगठन हैं, उनके ठिकानों पर हमला करना, उनको निस्तानाबूद करना। अभी ये अनकन्फर्म्ड है, लेकिन वहाँ से जो पाकिस्तान से जो हमें विजुअल मिल रहे हैं, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को याद दिलाऊं कि जब
ओसामा को मारा गया था तो सबसे पहली खबर, उस समय ट्विटर होता था जो आजकल एक्स है, उस पर एक आदमी वहां पे ट्वीट कर रहा था और उससे पता लगा था कि अमेरिका का ऑपरेशन कर रहा है। अभी हमें जो एक्स पर कई वीडियो से पता लग रहा है कि वहां पर जो उनकी पूरी लीडरशिप है उनको हमने मार दिया, लेकिन अभी इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, जब तक हमें वेट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान से ऑफिशियली इसका कंफर्मेशन होता है या हिंदुस्तान इसका कंफर्मेशन करता है। क्योंकि कई खबरें ऐसी चल रही हैं कि उनके फाइटर प्लेन हमने गिरा दिया या हमारा फाइटर प्लेन हमें गिर गया, तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारे को एयरफोर्स की तरफ से ये पूरी खबर है कि जितने भी हमारे फाइटर पायलट ने इस ऑपरेशन में भाग लिया था वो सब बिल्कुल सेफ तरीके से अपने अपने ठिकानों पर वापस लौट चुके हैं। जो हमने हमला किया था उसको वो करके वापस आ चुके हैं। चलिए, आपने एक बहुत बड़ी बात बताई है और ये बात आप सबको भी ध्यान रखनी है कि जोश में होश नहीं खोना है। ये अब की बार घुस के नहीं मारा है, अपनी ही धरती से एक पूरी तरीके से गाइडेड टारगेटेड मिसाइल अटैक किया है और इसमें जो हैमर अटैक था उसको अंजाम देने के लिए स्ट्रेटेजी बनी। तो अब सवाल ये कि इस ऑपरेशन सिंदूर की कंप्लीट इनसाइड स्टोरी क्या कहती है। ये प्रिपरेशन लंबी चली, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि एकदम बैंग ऑन रही। बिल्कुल, देखिए, भारत केवल पाकिस्तान को और साथ ही साथ दुनिया को ये संदेश देना चाहता है इस ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। हमारी लड़ाई किसी देश के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई केवल आतंकवाद के खिलाफ है, जो उनके आका हैं उनके खिलाफ है। और ये ऑपरेशन सिंदूर, जिन्होंने यहाँ पे आके हमारी सीमा में आके हमारे महिलाओं के सिंदूर उजाड़े, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया है और केवल उसी का बदला लेने के लिए किया गया है। हम कोई लड़ाई नहीं चाहते, हम कोई युद्ध नहीं चाहते, लेकिन जो हमें परेशान करेगा, जो हमारे लोगों को मारेगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं और ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो दोबारा ऐसी हमाकत ना कर सके। तो यही संदेश था जिस तरीके से पूरा प्रिसिजन तरीके से इसको ऑपरेशन को किया गया। कोई जल्दीबाजी नहीं। देखिए, जन भावना थी कि मार देना चाहिए, घुस देना चाहिए, कब्जा कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। भारत ने पूरी जिम्मेदारी का यहाँ पर प्रदर्शन किया है कि हम कितने जिम्मेदार देश हैं। जो हमारे दुश्मन हैं हम केवल उसको मारने में ही विश्वास रखते हैं। हमने कोई अवसर, कोई मौका नहीं दिया, ना किसी इंटरनेशनल लॉ का इसमें कोई वॉयलेशन किया। और ये जैसा आप बता रहे हैं कि इसकी इनसाइड स्टोरी अपने आप में क्लियर करती है कि भारत ने जो कहा है, एक तो कहा है और पूरी क्लैरिटी के साथ कहा है और उतने को ही अंजाम दिया है। अब पाकिस्तान के पास में बिल्कुल बीच में फंस जाने जैसी स्थिति है। 10 बजे जो एक प्रेस ब्रीफिंग की जानी है, उसका आपको क्या लगता है कि उसमें किस तरीके की जानकारी आएगी? और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री से लेकर अब तक के जितने रिएक्शन हैं, क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा 10 बजे तक या उसके पहले ऐसे कोई संकेत हैं? देखिए, जो पाकिस्तान की तरफ से जो इस समय तक जितने भी स्टेटमेंट आए हैं उसमें इस बार इस बात का कोई किसी को शक शुबा नहीं है कि वहाँ पर हमने हमला किया है। वहाँ पर, क्योंकि जब पिछली बार हम लोग ने कई बार बालाकोट स्ट्राइक किया तो कई लोगों ने उस पर सवाल उठाए थे, उनने कहा, लेकिन इस बार ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। जितनी भी पाकिस्तान से आवाज़ें आ रही हैं, जिस तरीके की वहाँ पे खबरें चल रही हैं, सबने वहाँ पे माना है कि भारत ने 9 जगहों पर हमला किया है, बल्कि 24 अगर लोकेशंस देखें तो किया है, और जितने भी आतंकवादियों के ठिकाने थे उन पर ही किया है। जो भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जो पूरी ऑपरेशनल प्रोसीजर रहा, क्या रहा, कैसे हुआ, कितने जहाज फाइटर प्लेन ने इसमें पार्ट लिया, कई ऑलरेडी इंफॉर्मेशन हमें पता है, उसको एक तरीके से पूरे प्रॉपर तरीके से कंसाइज तौर पे बताया जाएगा। लेकिन अगर ये उसमें पता लग जाए कि क्या हमने आतंकवादियों की लीडरशिप को ख़त्म कर दिया है, वहाँ पर जो बड़े बड़े देश के दुश्मन आतंकवादी हैं, हाफिज सईद हुए, मसूद अजहर हुए, अगर वो उसमें अगर उनका खात्मा हुआ है तो ये देश के लिए एक और अच्छी बात होगी। वाकई मित्तल जी, यदि जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय, जैसा कि हमें पता चल ही रहा है कि वो पूरी तरह से तबाह हो गया, यदि हाफिज सईद, मसूद अजहर, इस तरह के जो आतंक के आका हैं, यदि वो मार गिराए जाते हैं तो वाकई ये ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी सफलता साबित होने वाली है। मित्तल जी, आपसे ये समझना चाहेंगे क्योंकि अब पाकिस्तान की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा, सबकी नजर इस पर टिकी हुई। जैसा कि आपने भी कहा कि हमने किसी देश के खिलाफ जंग नहीं छेड़ी है, हमने ये जंग छेड़ी है आतंक के खिलाफ। तो यदि वो कुछ कदम उठाता है तो वो अपनी बर्बादी का कारण भी खुद ही बन जाएगा पाकिस्तान, यदि वॉर की तरफ अब वो आगे बढ़ता है, क्योंकि बार बार न्यूक्लियर वॉर की वो धमकी देता है। अब भी फिर उनके विदेश मंत्री डार ने फिर से धमकी दे दी है। देखिए आकांक्षा, मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान ऐसा कोई दुस्साहस करेगा। वहाँ पे अभी उसकी ऐसी स्थिति नहीं है, ना उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, ना उसकी सेना कोई बहुत मॉडर्न है। इस समय राजनीतिक अस्थिरता वहाँ पे चली रही है और देश ने, भारत ने पहलगांव हमले के बाद पूरी दुनिया भर में
नेताओं से बात करके एक ऐसा माहौल, जो कूटनीतिक चाल जो चली है, जो कूटनीतिक कदम उठाए, उससे ये ऐसा माहौल था कि जो गलत हुआ है वो भारत के साथ हुआ है और भारत के पास पूरा अधिकार है उस अपने गलत का बदला लेने के लिए। और जो हमने आज किया, पूरी गंभीरता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ वही काम किया है। तो इसमें हमने वहाँ पे किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया, हमने केवल उन्हें टारगेट किया है जो कि इस हमारे देश के दुश्मन हैं, जिन्होंने इतनी दर्दनाक घटना का अंजाम दिया पहलगांव में। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की कोई हिम्मत होगी दुस्साहस कुछ करने की, और अगर करता है तो ये उसके लिए अंतिम हो सकता है कि हम फिर वो सोच नहीं सकता कि भारत उसका किस तरीके से जवाब दे। बिल्कुल। और मित्तल जी, एक बात ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि अब ये तो हो गया, और इससे पहले भी आपने कहा था कि ये फेज 1 हो सकता है, ये सिर्फ ट्रेलर हो सकता है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो आपको क्या लगता है कि पिक्चर के क्या हाइलाइट्स हमें देखने को मिल सकते हैं? क्या अब और कौन से कदम भारत की तरफ से उठाए जा सकते हैं? देखिए, क्या किसी भी अटैक जो इस तरीके का होता है उसके दो तरीके होते हैं कि आपने पहले अटैक किया, उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन आती है कि जो आपने हमला किया उससे हम कितना नुकसान हमने पहुंचा पाया, या क्या कुछ लोग बच गए, या क्या जो हमने जो एक लक्ष्य लिया था वो हमारा पूरा अर्जित हुआ कि नहीं हुआ, हमने उस लक्ष्य को पूरा पाया कि नहीं पाया। अगर उसमें हो सकता है कुछ कमी हो तो फिर से दोबारा से ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि इस बार भारत ने ठाना है कि जो देश के दुश्मन है उनको हमें निपटाना है। तो इसलिए हो सकता है कि हमें आगे भी, अगर हमें लगा कि हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, तो हम उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए दोबारा भी हम अटैक कर सकते हैं। अब दो सवाल मेरे जहन में इस वक्त सर आ रहे हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल सिनेरियो को भी अच्छी तरीके से बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं। एक तो ये कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की प्रतिक्रिया अपने आप में बताती है कि दुनिया को अंदाजा था, और हमने भी इसको लेकर एक मूड सेट कर दिया था, माहौल सेट कर दिया था कि एक्चुअली हम कहां टारगेट करने वाले हैं और किस तरह का टारगेट करने वाले हैं। हमने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, ये डिप्लोमेटिक मूव भी हमारा काम इसमें आ सकता है। लेकिन जैसा आकांक्षा ने कहा है, जैसे पाकिस्तान करता पहले बाद में सोचता है, और वो न्यूक्लियर वेपन की धमकी बार बार दिया करता है, हिमाकत कोई ना कर पाए, इसके लिए तैयारी रखना बहुत ज़रूरी है। आने वाले कुछ घंटे और दिन ये पाकिस्तान की हिमाकत वाले होंगे, या अब की बार उसके पास कोई विकल्प हमने नहीं छोड़ा और वो सिर्फ मन महसूस कर रहेगा। और दूसरा जो सवाल है जहन में कि क्या वो कंफर्म करेगा, हर बार डिनायल मोड में होता है, क्या वो कंफर्म करेगा कि कौन से बड़े वो लीडर्स हो सकते हैं जो इस तरीके के आतंक के आका हैं जो अब की बार खत्म हुए हैं, क्या ये कंफर्म करेगा? बिल्कुल पुनीत, देखिए इसमें कोई मुझे शक नहीं है। आजकल की जो मीडिया, जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, सोशल मीडिया है, हर आदमी जर्नलिस्ट है जिसके हाथ में मोबाइल है, जिसको हम कहते हैं, कंफर्म चाहे सरकारी तौर पर हो चाहे ना हो, लेकिन ये कंफर्म हो जाएगा कि हमने उन्हें कितना नुकसान पहुंचाया है। तो हालांकि वो इस बात को तो ऑलरेडी मान ही रहे हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ है, उनके जो जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं उनको हमने पूरा नष्ट किया है, ये बात तो ऑलरेडी आ रही है। जहाँ तक अमेरिका वगैरह का जो हाल है, देखिए हमने सबको बता दिया था, सब हमारे साथ थे। अमेरिका तो अफगानिस्तान में जाके हमला कर लेता है, दूसरी इराक में जाके हमला करता है। भाई जब उसके पास राइट है तो भारत के पास भी एक पूरा राइट है कि जो उसके साथ गलत हुआ, जो उसके लोगों के साथ नुकसान हुआ, उसके नागरिकों को जो जिनकी हत्या की गई, उसका पूरा बदला लेने का अधिकार भारत के पास है। हम ही समय चूज करेंगे, हम ही किस तरीके से हमें बदला लेना है वो चूज करेंगे, ये भी हमारा पूरा अधिकार है, वही हमने किया। इसलिए हमें दुनिया की तरफ से कोई समस्या नहीं हो सकती। पाकिस्तान इस तरीके का अगर कोई दुस्साहस करता है तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी, ये बात भी पक्की है। चलिए, तो आधी रात के बाद से जिस पर नजर रखे हुए हैं रवि जी और पूरी टीम आपके साथ में, उन सब का अब ये जो हमारा जो एक लक्ष्य है कि हम आपको एक एक अपडेट और एकदम सटीक अपडेट दें, बिना किसी कंफ्यूजन के आपको चीजें बताएं। और आपसे भी रिक्वेस्ट और उम्मीद करते हैं तमाम दर्शकों से कि जिम्मेदारी का पालन कीजिएगा। ये वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी भी तरह की अफवाह मिसगाइडेड मिसाइल की तरह साबित हो सकती है। इंफॉर्मेशन पास ऑन करने से पहले इसको अच्छी तरह परख लें, और मैं कहूंगा कि जो अधिकृत प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर आई हुई खबरों पर ही थोड़ा आप रिलाई करें। और IBC 24 पर आप जरूर रिलाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना पे सिर्फ हम आपको ब्रेकिंग न्यूज नहीं बता रहे हैं, उसका एनालिसिस भी कर रहे हैं। रवि जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने पूरा एनालिसिस किया, बताया कि इनसाइड स्टोरी क्या है ऑपरेशन सिंदूर की। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरा एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए। और लगातार IBC 24 ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है।